नमस्कार विद्यार्थियों, अपने 7 दिन का शीतकालीन अवकाश चल रहा है 25 से 31 दिसंबर तक। लेकिन अपना अध्ययन है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने फिर नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो अपने अध्ययन कर लिया था हमने। व्यंजन संधि चल रही थी, उसके दो ही संधि हैं वो बाकी रही थी, एक तो ष्टुत्व संधि और एक सचुत्व संधि। उसके बाद में विसर्ग संधि आज ही हम शुरू कर देते हैं। देखिए, ष्टुत्व संधि और सचुत्व संधि सबसे पहले देखते हैं सचुत्व। और सचुत्व संधि का जो सूत्र होता है वो होता है सतो सचुना और सचु। ये सूत्र क्या कहता है? सतो सचुना सचु। यानी इसके समीकरण को देखना, इसकी परिभाषा को देखना, स और क्या हो, तय वर्ग। स हो या फिर तय वर्ग हो, प्लस स हो या फिर क्या हो, चय वर्ग हो। स हो या फिर तय वर्ग हो, स हो या फिर क्या हो, चय वर्ग हो। यानी सीधा सा ये बात कह सकते हैं कि स या तय वर्ग के बाद में स या चय वर्ग आने पर, तय वर्ग का मतलब हो गया तय थ द देना सारे आ गई, और स इधर चय वर्ग का मतलब हो गया चय छ जय 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 और ये सारे आ गई। यानी स या तय वर्ग के बाद में स या क्या हो, चय वर्ग हो। जैसे मान लो स के बाद में ये स आ गया तो क्या होगा, ये स हो जाता है। तय वर्ग के बाद में चय वर्ग आ गया तो क्या हो गया, ये चय हो जाएगा। जैसे मान लो स के बाद में अगर चय आ गया तो स वही होना है। तो बराबर में अपने पास परिणाम क्या आ जाएगा, स या फिर क्या आ जाता है, चय वर्ग हो जाता है। कैसे, थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कर दिया निस प्लस चित, निस प्लस हम कर रहे हैं चित। अब ये देखो स है, स के बाद में क्या आया है, च आया है, तो ये स किस में बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। ये उदाहरण क्या बन जाएगा अपना, निश्चित। कुछ परिवर्तन नहीं किया है हमने, केवल इसको भी नहीं छेड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है हमने केवल क्या किया है, ये स चेंज किया है और ये बन गया इसके परिणाम स्वरूप निश्चित। जैसे कस चित, ये क्या बन जाएगा आपका, कश्चित। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। स के बाद में चय वर्ग आया तो चय वर्ग आया, तो अपने को क्या करना है, स का वही तो स बदलना है। यानी ये आपका दंत्य स है, दंत्य स की जगह तालव्य स बनाना है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे हरीश प्लस सेते। अब ये उदाहरण है हरीश प्लस सेते। अब स के बाद में ये से आ गया तो भी अपने को क्या करना है, स उसी में तब्दील करना है। तो हरी और सेते आगे है, इसमें कोई अपने को चेंजिंग करनी नहीं है। ये जो स बच गया इसकी जगह ये स करो, ये स होगा तो यहाँ पे आधा स और आ जाएगा क्योंकि ये खुद ही आधा है। ये क्या बन जाएगा अपना, हरीश सेते। जैसे हरीश प्लस शयनम, हरीश प्लस शयनम, यही प्रोसेस है वो इसमें आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका हरीश शयनम। जैसे रामस प्लस शयनम, ये क्या बन जाएगा, रामस शयनम। यानी कहने का मतलब हो गया स या तय वर्ग के बाद में स या चय वर्ग अगर आ जाता है तो स या चय वर्ग रह जाता है। जैसे स के बाद में चय आ गया तो ये स हो जाएगा, तय के बाद में अगर चय आ जाता है तो ये चय हो जाता है। कैसे, जैसे उदाहरण ले लिया हमने उत्त प्लस में चारण, उत्त प्लस में हमने क्या ले लिया, चारण। अब तय के बाद में क्या आया है, चय आया है, तो ये तय का भी चय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उ और तय का हो गया आधा चय क्योंकि आधा ये है, और आगे क्या है, चारण शब्द है तो चारण लिख दी। ये शब्द अपने पास क्या बन के आ जाएगा, उच्चारण। जैसे तत् प्लस चय। अब ये उदाहरण क्या बन जाएगा, तय के बाद में चय आया है तो तय तो है ही और चय है। अब इस ये जो है तय है, तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, चय। तो ये उदाहरण क्या बन जाएगा अपना, तय, तय के स्थान पे आ गया चय, आगे एक चय और है, ये क्या बन जाएगा, तत्। इस प्रकार से सचुत्व संधि
और इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु का मतलब क्या हो गया, स या तय वर्ग के बाद में स या क्या आ जाए, चय वर्ग आ जाए, तो वहां पे स या चय वर्ग आदेश हो जाता है। आदेश करने वाले हम नहीं है, आदेश करने वाला ये क्या है, सूत्र है स्तो सचुना सचु। ये आदेश, ये जो समीकरण है वो यही सूत्र बता रहा है। ठीक है, निस प्लस चित क्या बन जाएगा, निश्चित। कस प्लस चित जैसे हमने बनाया क्या बन गया, कश्चित। हरिश प्लस सेते क्या बन गया, हरिश सेते। हरिश प्लस सैनम क्या बन गया, हरिश सैनम। रामस प्लस सैनम क्या बन गया, रामस सैनम। उत प्लस चारण क्या बन गया, उच्चारण। तत् प्लस चाय इसी प्रकार बन गया तत्। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण है वो आपके इस संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि में क्या होता है, यही सूत्र। हालांकि व्याकरण शास्त्र किताबों में तो ये स्तो नहीं है, लेकिन लगवा लेना चाहिए अपने को, क्योंकि इसकी व्याख्या यही होगी। स्तो ष्टुना ष्टु, स्तो ष्टुना ष्टु, यानी आपको सूत्र के केवल क्या मिलेगा, ष्टुना ष्टु, और ये व्याख्या रूप में स्तो आपको आगे मिलता है। लेकिन इसको साथ में पढ़ लेते हैं हम। स्तो ष्टुना ष्टु थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, वही चीज है इसमें, सैव या हो या क्या हो, तय वर्ग हो। यहां तक सह में हमने यहां से सह लिया है, यहां से तय लिया है, तय तो का मतलब तय वर्ग। यहां से सह और तय वर्ग आ गया। प्लस क्या हो, आगे पिछली बार तो हमने सह लिया था ये, अब की बार सह कौन सा लेना है, ये मूर्धन्य से सह। पिछली बार हमने लिया था चय वर्ग, अब की बार हम ले रहे हैं यहाँ पे तय वर्ग। पिछली बार क्या हो रहा था, यहाँ पे जो था वही अपने परिणाम में आ रहा था, यानी ये जो बराबर में अपने लिख रहे थे, यानी स या तय वर्ग के बाद में स या तय वर्ग आ जाए तो क्या हो जाता है, स या फिर क्या हो जाएगा, तय वर्ग हो जाता है। दोबारा से समझना इस सूत्र को। सूत्र है स्तो ष्टुना ष्टु, संधि का नाम है ष्टुत्व संधि। स या तय वर्ग, स या तय वर्ग के बाद में क्या हो, स या तय हो, तो वहां पे स या तय वर्ग हो जाता है। यानी सीधा सा मतलब स के बाद में अगर स आ जाता है तो ये स हो जाएगा, तय के बाद में अगर तय आ गया तो ये फिर तय वर्ग हो जाएगा, या स के बाद में मानो ये तय वर्ग आ गया तो ये स हो जाएगा, तय के बाद में अगर स आ गया तो ये मतलब आगे पीछे से नीचे कैसे ही हो सकता है। परिणाम स्वरूप मेरे पास क्या आएगा, स या तय वर्ग आएगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। तय है, तय के बाद में तय है तो यहाँ पे तय का भी क्या हो जाएगा, तय। तो तय आता है तो तय भी आता हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका तत् टीका। चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, क्योंकि तय के स्थान पे क्या आ गया, तय आ गया, आगे टीका है, ये भी सही है। जैसे उद प्लस डयन, अब इसको कैसे लिखोगे, ड के बाद में क्या आया है, ड, यानी तय वर्ग, इधर तय वर्ग आया है तो ये ड है और ड में बदल जाएगा, तीसरे के हिसाब से तीसरा चेंज हो जाएगा, ड और आगे क्या है, जन, डयन, या फिर इसको ऐसे लिख दो डयन। जैसे उद प्लस डीन, ये क्या बन जाएगा, उड्डीन, या फिर उड्डीन, एक ही बात है। जैसे हरि प्लस षष्ठ, हरि प्लस षष्ठ। अब देखो, सॉरी यहाँ पे विसर्ग लगा दिया मैंने, हरीश प्लस षष्ठ। अब स के बाद में क्या आया है, ये स आया है, मूर्धन्य से है, तलव्य से, सॉरी दंत स के बाद में, दंत स के बाद में अगर मूर्धन्य से आ जाए तो अपने को क्या करना है, सीधी सी बात है, यही करना है, यही करना है। तो क्या बन जाएगा, ये हरि, हरि तो है, स जो है वो किस में बदल गया, इसमें बदल गया, आधा ही है, आगे षष्ठ नाम लिखा हुआ है तो षष्ठ की जगह अपने को क्या करना है, षष्ठ ही करना है, ये क्या बन जाएगा, हरीश षष्ठ है। जैसे रामस प्लस षष्ठ है, ये क्या बन जाएगा आपका, रामषष्ठ। इस प्रकार से अपने ष्टुत्व संधि है। ष्टुत्व संधि का क्या सूत्र था, स्तो ष्टुना ष्टु, स्तो ष्टुना ष्टु, ष्टुना ष्टु, ष्टुना ष्टु, इस ष्टुत्व संधि का सूत्र है। और ये क्या कहता है कि स या तय वर्ग के बाद में, स
या फिर तय वर्ग के बाद में स या क्या आ जाए, तय वर्ग आ जाए, तो क्रमशः श या तय वर्ग हो जाता है। यानी किधर कैसे भी आ जाए, स या तय वर्ग के बाद में टय आ जाए, स के बाद में टय आ जाए, स के बाद में स आ जाए, आखिर में परिणाम स्वरूप अपने पास क्या मिलेगा, परिणाम के रूप में अपने को स या तय वर्ग। जैसे तत् प्लस टीका है, तय के बाद में क्या आ गया, टय आ गया, तो तत् टीका हो गया। इधर उद प्लस क्या है, डयन है, तो द के बाद में टय वर्ग आया है, हमने द को ड में बदल दिया। जैसे उद प्लस डीन है, तो अपने को ड में बदल दिया, उड्डीन बन गया। हरिश प्लस षष्ठ आया, तो इस स को इस स में बदल दिया, हमने हरिश षष्ठ बन गया। इसके अलावा रामस प्लस षष्ठ आया, तो हमने इसको इसमें बदल दिया, ये बन गया आपका रामस षष्ठ। क्लियर है, यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम विसर्ग संधि, क्योंकि व्यंजन संधि अपनी पूर्ण हो चुकी है। हमने अनुनासिक संधि कर ली, हमने अनुस्वार संधि कर ली, हमने छत्वा संधि कर ली, हमने सचुत्व अष्टुत्व संधि कर ली, हमने जसत्व पार्ट फर्स्ट और जसत्व पार्ट 2 कर लिया। इसके अलावा हमने छेचा सूत्र कर लिया, तोरली संधि कर ली, और इसके अलावा हमने परसवर्ण संधि भी कर ली। नेक्स्ट करते हैं शुरुआत। संधि का नाम क्या है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि होगी की सबसे पहले गुरुजी परिभाषा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। विसर्ग संधि की क्या परिभाषा होती है, जाके किताब में चेक करोगे, पासबुक में चेक करोगे, कहीं पे चेक करोगे, आपको क्या मिलेगा कि विसर्ग के बाद सवर्या व्यंजन रहने पर, विसर्ग के बाद में सवर्या व्यंजन रहने पर जो परिवर्तन अपने सामने आता है वही विसर्ग संधि होती है। वही कुछ ऐसा हमने शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे विसर्ग प्लस सवर या व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। अब बराबर अपने लिखेंगे परिवर्तन, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। अब जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन है वो क्या आएगा अपना, विसर्ग संधि कहलाएगी। यानी विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन रहने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, अर्थात विसर्ग के बाद में चाहे कोई स्वर आए चाहे कोई व्यंजन आए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, उसी परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अगर परिवर्तन, देखो यहाँ पे परिवर्तन या बदलाव की बात क्यों कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है तो संधि नहीं होगी। जैसे मानो सिंपल सा उदाहरण लिख देते हैं, कै प्लस मैं प्लस ल, यानी कै मैं और ल। अब ये क्या बनेगा भाई, जोड़ दो इसको, ये बन गया कमल। लेकिन यहाँ पे संधि तो नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जो है वो जैसा है उनको उसकी प्रकृति हमने चेंज नहीं की, जो है वो वैसा का वैसा ही हमने जोड़ दिया, तो ये संधि थोड़ी है कोई, ये तो शब्द बन गया और ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब संधि करना है तो कुछ न कुछ अपने को परिवर्तन अवश्य चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, जो बदलाव शब्द में आएगा, जो परिवर्तन पद में होगा वही वहां पे क्या होगी, संधि। अब वो अलग अलग नियमानुसार होगी तो उस नाम से संधि कहलाएगी। जैसे रा का परिवर्तन हुआ तो ऋत्वा संधि हो जाएगी, स का परिवर्तन हुआ तो सत्वा संधि हो गई, विसर्ग का कहीं पे लोप हुआ तो विसर्ग लोप संधि हो गई, विसर्ग का कहीं पे ऊ बना तो वहां पे विसर्ग उत्वय संधि हो गई। अब बात आती है कि विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, तो मित्रों विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना, नाम के हिसाब से ही इसमें कार्य होता है, जो संधि का नाम है वही कार्य इसमें होगा। सबसे पहली उत्वय विसर्ग संधि, उत्वय विसर्ग संधि। दूसरी ऋत्वय, कई जगह नाम इसका रत्व भी आ जाता है क्योंकि विसर्ग का रहता है, विसर्ग संधि। तीसरी सत्वय विसर्ग संधि। चौथा विसर्ग लोप संधि। विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। उत्वय विसर्ग संधि सामान्य रूप से यही लगती है, कंपटीशनों में भी यही आती है। उत्वय विसर्ग संधि, ऋत्वय विसर्ग संधि, सत्वय विसर्ग संधि और आपकी विसर्ग लोप संधि। अब उत्वय विसर्ग संधि में मोटा मोटी इसका देखते हैं कि उत्वय विसर्ग संधि में क्या होता है।
ऋतु विसर्ग संधि में क्या होता है, सत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग लोप संधि में क्या होता है, तो अपने को ज्ञान प्राप्त होगा। उत्तर विसर्ग संधि, उत्तर में विसर्ग संधि का नाम उत्तर विसर्ग संधि क्यों है, क्योंकि इसमें विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, उ, यानी विसर्ग तब्दील हो जाएगी किसमें, उ में। इसके बाद में ऋतु विसर्ग संधि है तो विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, र, विसर्ग तब्दील होगा र में। इसके बाद में सत्व विसर्ग संधि है तो स 3 प्रकार की है अपने, स, श और श, अर्थात ये विसर्ग में विसर्ग के स, श और श हो जाते हैं। अब वो कंडीशन के हिसाब से होगी कि स कौन सा यहाँ पे होना है, कौन सा ये स होगा, कब कंडीशन लगेगी तब ये स होगा, तो वो तो कंडीशन नियमों के अनुसार होगा। वो नियम जब सत्व संधि करेंगे तो वो नियम साथ में करेंगे। इसके बाद में विसर्ग लोप संधि है, विसर्ग लोप संधि में विसर्ग क्या हो जाएगी, लुप्त। लुप्त का मतलब वहां से वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वो आगे नहीं आएगी। विसर्ग ये लोप संधि है तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा हमने पढ़ी कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन रहने पर, विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन रहने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, हाँ जी, विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है गुरुजी, उत्तर विसर्ग संधि होती है, ऋतु विसर्ग संधि होती है, सत्व विसर्ग संधि होती है और विसर्ग लोप संधि होती है। उत्तर विसर्ग संधि में क्या होता है गुरुजी, विसर्ग का उ होता है। ऋतु में क्या होता है, विसर्ग का रू होता है। सत्व में विसर्ग क्या क्या होता है, तीनों स में से कोई एक स होगा। और विसर्ग लोप में क्या होगा गुरुजी, विसर्ग लोप में विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग नहीं आएगी। ये तो बात रही संधि के भेदों की। अब सबसे पहले सबसे सरल संधि करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमने उत्तर संधि पहले रखी है तो उत्तर संधि ही अपने को करना आवश्यक है, हम अपने हिसाब से करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि में विसर्ग का क्या होना है, लोप। देखिए 2 सूत्र करते हैं आज, बाकी इसका भागफल करेंगे। सूत्र है रोरी, सूत्र क्या है, रोरी। रोरी में कितने र हैं, 2 र हैं, तो हम लिख लेते हैं यहां पे क्या, र प्लस र। इसके बाद में सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। अब रोरी सूत्र क्या कहता है, रोरी सूत्र कहता है कि र के बाद में र आ जाए तो प्रथम र का क्या होगा, लोप हो जाएगा। ड्रेलोप सूत्र उसके बाद में, ये दोनों सूत्र देखना, विसर्ग लोप संधि के है, दोनों ही सूत्र साथ में काम करेंगे। इसके बिना ड्रेलोपे पूर्वस्य अकेला काम नहीं कर पाएगा अगर रोरी सूत्र को आपने ध्यान में नहीं रखा। यानी ये सूत्र कहता है कि र के बाद में अगर क्या आ जाए, र आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सॉरी र का क्या हो जाएगा, लोप प्रथम र का, तो एक ही र बचेगा। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण का मतलब क्या है, धैर्य। देखो ढ्र में कितने अक्षर हो गए, एक तो ढ हो गया और एक क्या हो गया, र। इन दोनों को जोड़ोगे तो ढ्र बनेगा। इसके बाद में लोपे, लोप होने पर पूर्वस्य, पूर्व में आए हुए, दीर्घ हो जाते हैं। अण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अण बराबर ए ई उ। अण का मतलब क्या हो जाता है, ए ई उ। यानी सीधा सा कहने का मतलब हो गया, कहने का इसका भावार्थ हो गया कि र के बाद में रहने पर एक र का लोप हो जाएगा और पहले जो आया हुआ है, यानी लोप होने के बाद में ढ या र का लोप होने के बाद में पहले अगर उसमें कोई ए है या ई है या फिर क्या हो, उ हो, तो उनको दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी ए का आ बन जाएगा। ये ए है वो तब्दील हो जाएगा आ में, ई है वो बड़े ई, और उ का क्या बन जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा। दोबारा से सुन लेना, समझ लेना इसको। थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है ये, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि समझ में बिल्कुल नहीं आए। थोड़ा सा देखना। रोरी सूत्र क्या कहता है कि र के बाद में क्या जाए, र, यानी दोनों तरफ क्या हो, र हो। पूर्व पद का अंतिम भी र हो, उत्तर पद का प्रथम भी र हो। र के बाद में क्या हो, र हो तो प्रथम का लोप हो जाता है, प्रथम र है वो चला जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात आई, क्लियर हुई। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, यहाँ पे देखो अपने काम कीजिए, ढ और र, यानी ढ और र। ढ लोपे, लोपे का मतलब लोप होने पर, पूर्वस्य का मतलब पहले आए हुए, दीर्घ हो जाते हैं क्या, अण। अब अण ये मिलेगा कहां से, माहेश्वर सूत्र में मिलेंगे। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहला सूत्र आ जाएगा आई ओ ण। अब यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से ण ले लिया, इसने ए ई उ, तीन ही मैंने लिखाए हैं, ए ई उ। ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, यानी बड़े हो जाएंगे। बड़े होंगे तो ए बड़ा होकर के क्या बनेगा, आ। ई है उसका बड़ी ई, और उ है उसका क्या बन जाएगा, आपका बड़ा उ बन जाएगा। कैसे, देखो अब फिर कहोगे
निर प्लस रज। निर प्लस क्या है उदाहरण अपने पास नीरज, रज है। अब इसको जोड़ोगे तो रे के बाद में क्या आया रे। अब यहां पे सूत्र कौन सा काम कर जाएगा रोरी। ये रोरी सूत्र क्या काम करेगा, दो रे है उनमें से एक को लुप्त करेगा, पहला रह गया। अब अपने पास कंडीशन क्या बची, नीर प्लस में रज, इतना ही बचा। अब इसके बाद में ये सूत्र लगाओ। ये सूत्र कह रहा है कि पूर्व में अगर ए है, ई है, उ है, उसको दीर्घ कर दो तो उनमें से यहाँ पे क्या आया है, ई आया है। तो अपने पास कंडीशन बची सी नीर प्लस में रज। अब इसको जोड़ दोगे तो ये नी है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही ये क्या बन जाएगा, नीरज। जोड़ते ही क्या बन जाएगा इसको, नीरज है। एक उदाहरण और देखते हैं, निर प्लस रोग। उदाहरण क्या है, निर प्लस रोग। अब इस निर प्लस रोग का क्या बनेगा, यहां पे एक मिनट में मिटो देता हूं। उदाहरण है अपने पास क्या, निर प्लस रोग। अब देखिए रे के बाद में क्या आया, रे आया। सूत्र कौन सा काम करेगा, सबसे पहले रोरी। अब रोरी सूत्र काम करेगा तो एक रे गया। अपने पास कंडीशन क्या बच गई, नी प्लस रोग है। हमने कुछ काम नहीं किया है, केवल रोरी सूत्र से रे को उड़ाया है, रे गायब किया है, रे का लोप किया है। ठीक है, अब ये सूत्र काम करेगा तो पहले नी आया है उसको बड़ा कर देगा, नी जोड़ोगे तो ये क्या बन गया, नीर हो गया। पहले हमने क्या बनाया था, नी प्लस रजय, नीरज है। उसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, नीर हो गया। जैसे हाँ, फिर आपका एक प्रश्न जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे गुरुजी आपने बताया था कि विसर्ग संधि का लोप हो रहा है, तो विसर्ग का लोप होगा। यहाँ पे हम विसर्ग का लोप थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमने रे का लोप किया है। जी हाँ, ये प्रश्न है, बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके ज्ञान के लिए कि ये जो रे जो बना हुआ है वो मूलतः विसर्ग का बना हुआ है, इसीलिए रे का लोप किया जा रहा है। इसको और खंडन करोगे ना तो नी प्लस ये क्या बनेगा, रोग। नी फिर विसर्ग का रे हुआ, नी प्लस रोग। अब फिर ये रोरी सूत्र लगा, रे का लोप कर दिया, ये बन गया आपका निरोग। सिंपल सी कहानी है, नी प्लस रव, नी प्लस रव, रे। अब रे के बाद में क्या आ गया, रे, तो प्रथम रे का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नि प्लस में रव। अब जैसे ही रेलो पे पूर्वशीय त्रिकोण सूत्र लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, नी बड़ा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नी रवा। इसी प्रकार से जैसे संभुर प्लस राजते, संभुर प्लस राजते। रे के बाद में क्या आया, रे आया। रे के बाद में रे आया तो प्रथम रे का हमने क्या कर दिया, लोप। ये क्या बन जाएगा, शंभु प्लस राजते। इतनी कंडीशन है। अब ये जो उ है इसको बड़ा कर दो, सीधी सी बात है, ये क्या बन जाएगा, शंभु राजते। जैसे कबीर प्लस राजते। अब ये रे है, रे के बाद में रे या रोरी सूत्र लगाओ, रोरी सूत्र लगाते ही रे का लोप हो जाएगा प्रथम का, अपने पास बच जाएगा क्या, कवि प्लस राजते। अब ये रेलो पे पूर्व क्षत्रिय सूत्र लगाओगे तो ये जो कवि है वो बड़ा हो जाएगा अभी, ये क्या बन जाएगा, कवि राजते। तो इस प्रकार से हम विसर्ग लोप संधि के दो सूत्र कर चुके हैं, एक रोरी और एक कर दिया है हमने ढेलो पे पूर्वशीय दीर्घोण है। नेक्स्ट सूत्र करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। इतने तब तक के लिए इनको पढ़िए, देखिए, समझिए, नोट कीजिए और तैयारी करते रहिए, अध्ययन लगातार जारी रखिए, क्योंकि बड़ा अच्छा मौसम है। ठंड के मौसम में पढ़ाई बड़ी शानदार होती है बजाय गर्मियों की। गर्मियों में कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी अंदर आ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, तो इस प्रकार से पढ़ाई भी बाधित होती है। और गर्मी में पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, थकते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्दी में पढ़ाई जबरदस्त होती है। इसीलिए निरंतर पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और मैं मेरी क्लास में हमेशा एक श्लोक कहता हूं, चाहे वो कोई क्लास हो, सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थिन चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थिन चेत त्यजेत सुखम। यानी सुख चाहने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती है, विद्या चाहने वाले को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो सुख चाहता है उसे छोड़ देनी चाहिए विद्या, और जो विद्या चाहता है उसको छोड़ देना चाहिए सुख। धन्यवाद।